Welcome to this video. In this video here I will discuss class 10 history chapter 5 part 7 new forms of publication. अध्याय chapter 5 मुद्रण संस्कृति and its part 7 new forms of publication. New forms of publication प्रकाशन के नए रूप देखिए यहाँ पे। तो प्रिंटिंग क्रिएटेड यहाँ देखिए क्या न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में आपको देखिए न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन के जो नए रूप हैं उनको यहाँ पर देखिए। तो छापे खाने से आपके यहाँ पर क्या है कि प्रिंटेड देखिए प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपिटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। प्रिंटिंग देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपिटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग हैज़ मोर एंड मोर पीपल कुड नॉट रीड दे वांटेड टू सी देयर ऑन लाइव्स एक्सपीरियंस इमोशन एंड रिलेशनशिप रिफ्लेक्टेड इन व्हाट दे रीड। छापे खाने से देखिए छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे छपे हुए पन्नों अपनी ज़िंदगी अपनी तजुर्बों अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। The novel, a literary form which had developed in Europe, ideally catered to this need, यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। आइडियली कैटर टू दिस नीड, इट soon acquired distinctively Indian forms and styles। जल्दी ही इसने अपने खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार जल्दी ही इसने अपनी खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। फॉर रीडर्स इट सून एक्वायर डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल। फॉर रीडर्स इट ओपन अप न्यू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड गैव ए विविड सेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। अब आगे यहाँ पे कहता है कि कि अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन को विविधता का बोध प्रदान किया। तो अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन को विविधता का बोध प्रदान किया। फिर आगे यहाँ पे कहता है कि अदर न्यू लिटरेरी forms also enter the world of reading lyrics, short stories, essays about social and political matters. In a different way, they reinforce the new emphasis on human lives and intimate feeling about the political and social rules that shaped such things. दूसरी तरह की साहित्यिक विधा जैसे गीत कहानियाँ सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी ज़िंदगी और अंतरंग भावना और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। By the end of यहाँ देखिए क्या है कि by the end of 19th century a new visual culture was taking shape with the setting up of an increasing number of printing presses. Visual image could be easily reproduced in multiple copies. यहाँ देखिए क्या 19वीं सदी का अंत एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों के कई नकली या प्रतियाँ अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। बनाई जा सकती थी। देखो यहाँ पर क्या बनाई जा सकती थी। देखो क्या पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेज फॉर मास सर्कुलेशन। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत की तस्वीरें बनाई। राजा रवि वर्मा ने जैसे चित्रकारों ने आम खपत की तस्वीरें बनाई।
देखिए यहाँ पर क्या कि एक जो यहाँ पर कहता है क्या कि राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेज फॉर मास सर्कुलेशन। राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेज फॉर मास सर्कुलेशन। यहाँ देखिए राजा रवि वर्मा ने चित्रकारों ने आम खपत की तस्वीरें बनाई। आम खपत की तस्वीरें पुअर वुड एंड ग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक सेटअप शॉप नियर द लेटर प्लेसेज एंड वर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप्स। कार्ड की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खाने कर अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। यहाँ देखिए पुअर वुड एंड ग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक सेटअप शॉप नियर द लेटर प्रेसेज एंड वर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर इजीली अवेलेबल इन द बाजार could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or places of work। देखिए बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीद कर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीर और कैलेंडर खरीद कर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों सजाया करते थे। These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics and society and culture। देखिए इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। तो फिर आगे कहता है बाय द 1817 decades caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers commenting on social and political issues। Some caricatures ridiculed the educated Indians fascination with Western taste and clothes, while others expressed the fear of social change। There were imperial caricature lampooning nationalist as well as nationalist cartoon criticizing imperial rule। यहाँ पर देखिए क्या कि 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्यचित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था। साम्राज्यवादी व्यंग्यचित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी समाजवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। यहाँ एक फिगर दिया गया, फिगर 17 में आप यहाँ पर देखिए। फिगर 17 में क्या है कि राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मद्रासा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डीमॉन्स प्रिंट बाय रवि वर्मा। अब देखिए राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदरसा को बचाया जाना राजा रवि वर्मा के यहाँ पे चित्र है। फिर देखिए राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इनन्यूमरेबल mythological पेंटिंग्स दैट वर प्रिंटेड एट द रवि वर्मा प्रेस। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानी को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। फिर आपको आगे यहाँ पे ये एक यहाँ पर फिगर आपको दिया गया, इन्हीं का बारे में बात हो रही थी। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया, इसमें सबसे पहले आपको फिगर को ही देख लीजिए, जो फिगर आपको यहाँ पर दिया गया। तो फिगर आपको यहाँ पर सबसे पहला दूसरा फिगर 80 नंबर में देखिए, द कवर पेज ऑफ इंडियन साड़ी यहाँ पर CH से 54 नहीं बल्कि CH से 100 होता है। द कवर पेज ऑफ इंडियन साड़ी वारी, द इंडियन साड़ी वारी वाज वन ऑफ द मैनी जर्नल्स ऑफ कैरिकेचर एंड सेटायर पब्लिश्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। देखिए इंडियन साड़ी वारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रूप मतलब कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था। नोटिस दैट द इम्पीरियल ब्रिटिश फिगर इज पोजिशन राइट एट द सेंटर। ही इज ऑथोरिटेटिव एंड इम्पीरियल टेलिंग द नेटिव्स व्हाट इज टू बी डन।
टेलिंग द नेटिव व्हाट इज़ टू बी डन, देखिए गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठोस गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना हुआ देसी लोगों को वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहे हैं, इसकी हिदायत दे रहा है। फिर आपके यहाँ पर कहता है कि द नेटिव, देखिए द नेटिव सिट ऑन आइदर साइड ऑफ हिम सर्वाइल एंड सबमिसिव, द इंडियंस आर बीइंग shown a copy of Punch, the British Journal of Cartoons and Satire, देखिए you can almost hear the British master say this is the model, produce Indian versions of it। भारतीयों को व्यंग चित्रों के अंग्रेजी पद्य पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो कि यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसे भारतीय संस्करण निकालो, इसके भारतीय संस्करण निकालो। फिर आपको आगे यहाँ पे एक इमेज और इसका सोर्स ई दिया गया है। यहाँ पर देखिए सोर्स ई में, देखिए सोर्स ईम क्या है कि इन 1926 बेगम रोकिया, देखिए बेगम यहाँ पर क्या है कि बेगम रोकिया शेखावत हुसैन, ए नोटेड एजुकेशनिस्ट एंड लिटरेरी फिगर, स्ट्रांगली कंडेम्ड मैन फॉर विथहोल्डिंग एजुकेशन फ्रॉम वुमेन इन द नेम ऑफ रिलीजन, हैज सी एड्रेस्ड द बंगाल वुमेन्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रोकिया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के पुरुषों की निंदा की। The opponents of female education say that women will become unruly. The opponent of female education say that women will become unruly. They call themselves Muslim and yet to go against the basic tenet of Islam, which gives women an equal right to education. If men are not led astray once educated, why should वुमेन। देखिए यहाँ पर कहता क्या है, छी ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों की बराबरी की और औरतों को ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएगी भला। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक और फिगर दिया गया है। देखिए फिगर 19 में क्या है कि घोर काली, देखिए आपको घोर काली देखिए प्रलय काल, द एंड ऑफ द वर्ल्ड कलर्ड वुड कट लेट 19th सेंचुरी। घोर काली देखिए प्रलय का 19वीं सदी का अंत का रंगीन कास्टित ये था। देखिए द आर्टिस्ट विजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशन, हियर द हस्बैंड इज टोटली डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ हु इज परचेड ऑन हिज शोल्डर, ही इज क्रूअल टुवर्ड हिज मदर, ड्रैगिंग हर लाइक एन एनिमल बाय द नोज। यहाँ देखिए क्या पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना, पत्नी जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है कि पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी मां को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। तो फिर आपको दूसरा भी यहाँ पर फिगर दिया गया। फिगर आपके यहाँ पर क्या है, एक भारतीय दंपति का यहाँ पर फिगर है, एन इंडियन कपल ब्लैक एंड व्हाइट वुड कट, द इमेज shows the artist fear that the cultural impact of West has turned the family upside down. Notice that the man is playing the veena while the woman is smoking a hookah. The move towards women's education in the late 19th century created anxiety about the breakdown of traditional family roles। देखिए एक भारतीय दंपति सफ़ेद स्याह कास्ट चित्र में इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है। मर्द वीणा बजा रहा है और औरतें हुक्का खींच रही। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। तो फिर आपको एक नेक्स्ट फिगर आपको यहाँ पर कहा गया है, एक लास्ट फिगर ही शायद ये हो रहा चाहिए। अब फिगर 21 में देखिए क्या यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर्स 19th सेंचुरी वुड कट। देखिए क्या इस तस्वीर में एक यूरोपीय दंपति 19वीं सदी का कास्टित है। देखिए द पिक्चर सजेस्ट ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स, द साहिब होल्ड्स ए लिक्वर बोतल इन हिज हैंड वाइल द मेम साहिब प्लेज द वायोलिन। इस तस्वीर में पारिवारिक भूमिकाओं का निरूपण है, साहिब शराब की बोतल थामे और मेम साहिब वायलिन बजा रही है। तो फिर आपको यहाँ पर आगे है
एक और फिगर देखिए, फिगर नंबर आपके यहाँ पर 22 देखिए, फिगर नंबर 22 में आपके यहाँ पर कहा गया क्या कि लक्ष्मीनाथ बेजा देखिए, लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ लक्ष्मीनाथ आपको बेज बरुआ आपके यहाँ देखिए 1868 से 1938 ईस्वी तक ही वाज ए डॉन ऑफ मॉडर्न आसामीज लिटरेचर, बूढ़ी अहिर साधु गांधीज देखिए Grandmasters is among his notable works. He penned the popular song of Assam, O More Apunar Desh, O More Apunar Desh, O My Beloved Land. वे आधुनिक लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ 1868 से लेकर 1938 ईस्वी तक वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आहिर साधु दादी कहानी उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुपर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। अब आगे यहाँ पर आपको कहा था एक्टिविटी की थोड़ा सी बात कीजिए। इसके बाद देखिए आपको स्रोत भी है। तो एक्टिविटी में आपको यहाँ पर कहता है क्या कि लुक एट द फिगर 19, 20 एंड 21 केयरफुली। यहाँ पर आपको कहता है क्या कि फिगर जो आपको 19, 20, 21 को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट कमेंट आल द आर्टिस्ट मेकिंग ऑन द सोशल चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। समाज में हो रहे बदलाव को लेकर चित्रकार क्या कर रहा है। फिर आगे कहता है कि व्हाट चेंजेस इन सोसाइटी वर टेकिंग प्लेस टू प्रोवोक दिस रिएक्शन। वे कौन से बदलाव ही रहे, देखो वे कौन से बदलाव हो रहे थे जिसकी चित्रकार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी। फिर आपको कहता है क्या डू यू एग्री विथ द आर्टिस्ट व्यू, क्या आप चित्रकार के मत से सहमत है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है तो बॉक्स फॉर्म आपके यहाँ पर क्या कर बॉक्स फॉर्म आपके यहाँ पर कर रहा है कि समटाइम्स द गवर्नमेंट फाउंड इट हार्ड टू फाइंड कैंडिडेट फॉर एडिटरशिप ऑफ रॉयलिस्ट पेपर्स व्हेन सेंडर एडिटर्स ऑफ स्टेटमेंट दैट हैड बीन फाउंडेड इन 1877 वाज अप्रोच ही आस्क्ड rudely how much he would be paid for suffering the loss of freedom. The Friend of India refused a government subsidy, fearing that this would force it to be obedient to government commands. यहाँ पर जो कहा गया, इसमें ये कहा गया कि देखिए कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बॉक्स 5 में आपको कहा गया क्या, देखिए द पावर ऑफ द प्रिंटेड वर्ड इज मोस्ट ऑफन सीन इन द वे गवर्नमेंट सीक टू रेगुलेट एंड सप्रेस प्रिंट। द colonial government kept country's track of all books and newspaper published in India and passed numerous laws to control the place। देखिए मुद्रित सबकी ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखता था। During the First World War, under the Defense of India rules, 22 newspaper had to furnish securities of the 18 shutdown rather than comply with government orders. The Sedition Committee report under Rolt in 1919 further strengthened controls that led to imposition of penalties on various newspapers। देखिए पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमा देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉल्ट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाई को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारत रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर में होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया था। अब एट द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड अलोइंग censorship of reports of war-related topics. All reports about the Quit India movement came under its purview. In August 1942, about 90 newspapers were suppressed.
तो फिर आपको यहाँ पे कहा गया क्या, गांधी सेड इन 1922, देखिए क्या कि लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्लेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सीकिंग टू क्रश द थ्री पावरफुल व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन, द फाइट फॉर स्वराज फॉर खिलाफत मीन्स ए फाइट फॉर दिस थ्री एंड फ्रीडम बिफोर ऑल एल्स। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि आगे इसका ये मतलब हुआ कि वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी, भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज की खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है। यहाँ पर वुमेन एंड प्रिंट की बात कीजिए, यहाँ देखिए वुमेन एंड प्रिंट यहाँ पर आपको है, देखिए लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ वुमेन बिगैन टू बी रिटन इन पार्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वेज। यहाँ जो कहा गया देखिए लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ वुमेन बिगैन टू बी रिटन इन पार्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वेज। देखिए महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। वुमेन्स रीडिंग, देखिए वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज एनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम्स। देखिए वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज एनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम्स। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में, देखिए इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी। वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज एनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम। लिबरल हस्बैंड एंड फादर्स began educating their women folk at home and sent them to school. When women's schools were set up in the cities and towns after the mid-19th century। यहाँ पर देखिए जो आपको कहा गया कि इसे मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर में पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। Many journals began carrying writing by women and explained why women should be educated। यहाँ देखिए कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। They also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home-based schooling। देखिए उनमें देखिए यहाँ पर क्या, उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी जिनका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। अब देखिए they also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home-based schooling। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है यहाँ पर जो आपको कहा गया But not all families were liberal. Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed, and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romances। अब यहाँ देखिए लेकिन सारे परिवार उदार देखने थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। फिर आपको आगे कहता है समटाइम्स, देखो क्या कि Sometimes rebel women defied such prohibition. We know the story of a girl in a conservative Muslim family of North India. We know the story of a girl in a conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu। learned to read and write in Urdu। यहाँ पर जो कहा गया देखिए learned and देखिए क्या
Uh, we know the story of a girl in conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu. Her family wanted her to read only the Arabic Quran, which she did not understand. So she insisted on learning to read a language that was her own. In East Bengal in the early 19th century, Raj Sundari Devi, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen. Later, she wrote her autobiography, Amar Jivan, Amar Jivan, which was published in 1876. It was the first full-length autobiography published in the Bengali language. अब देखिए क्या कि यहाँ पे जो कहा गया कि जिसने कुछ चुपचाप ढंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा, एक यहाँ पर देखिए क्या इसी तरह दक्यानुसी, देखिए यहाँ पर क्या तो यहाँ पे कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दक्यानुसी मुसलमान परिवारों की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उनके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जवान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में जाकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। तो फिर आपको आगे यहाँ कहता है क्या कि देखिए since social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotion, there was also an interest in what women would have to say about their own lives. From the 1860 decades, a few Bengali women like Kailash Basni Devi wrote books highlighting the experiences of women, about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor, and treated unjustly by the very people they served. अब देखिए चूँकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इससे महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आपबीती के प्रति कौतूहल तो था ही। देखिए कैलाश बासनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बना कर रखी जाती थी, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती और जिनकी सेवा वे करती है वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है in the 1880 in present day Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. A woman in a Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulation. For various reasons, my world is small. More than half my life's happiness has come from books. देखिए रामाबाई उस जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। तो फिर आपको आगे कहता है वाइल उर्दू। देखिए While Urdu, Tamil, Bengali, and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from the 1817 decades. Soon, a large segment of it was devoted to the education of women. In the early 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular, and they discuss issues like women's education, widowhood, remarriage, and the national movement. Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels.
अब देखिए क्या है कि उर्दू तमिल, यहाँ पर देखिए क्या है कि उर्दू तमिल बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। पत्रिकाएं लोकप्रिय आपको हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। अब यहाँ पर आगे कहा क्या कि इन पंजाब टू a similar folk literature was widely printed from the early 19th century. Ram Chadda published the fast-selling Stri Dharma Vichar to teach women how to be obedient wives. The Khalsa Tract Society published a cheap booklet with a similar message. Many of these were in the form of dialogue about the qualities of a good woman. तो फिर देखिए पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनाने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा था इन बंगाल एन इंटायर एरिया इन कल्चर कलकत्ता इन सेंट्रल इन बंगाल एन इंटायर एरिया इन सेंट्रल कलकत्ता द बाटला वाज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। हियर यू कुड बाय चीप एडिशंस। Here you could buy cheap editions of religious texts and scriptures as well as literature that was considered obscene and scandalous by the late 19th century. A lot of those books were being profusely illustrated with woodcut and curled lithographs. Peddlers took the Batra publication to homes and enabling women to read them in their leisure time. अब यहाँ पर देखिए बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उखेरी जा रही थी। फेरी वाला बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया एक आपके यहाँ पर है कि 8.2 में देखिए प्रिंट एंड पुअर पीपुल। देखिए प्रिंट और पुअर पीपुल को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो आपको है देखिए वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट इन 19th century मद्रास टाउन्स एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड्स allowing poor people traveling to market to buy them. Public libraries were set up from the early 20th century, expanding the access to books. These libraries were located mostly in cities and towns, and at times in prosperous village. For rich local patrons, setting up a library was a way of acquiring prestige. 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ देखिए 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों के कस्बों में होते थे, यदा कदा संपन्न गाँव में भी स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। आपको प्रतिष्ठा की बात थी। फ्रॉम द लेट 19th century issues of caste discrimination began to be written about in many printed texts and essays. Jyotiba Phule, the Maratha pioneer of low caste protest movement, wrote about the injustice of the caste system in his Gulamgiri 1871.
19वीं सदी के अंत से 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। फिर आपको देखिए इन द 20th century B.R. Ambedkar in Maharashtra and L.B. Ramaswamy Naikar in Madras, better known as Periyar, wrote powerfully on caste, and their writing were read by people all over India. Local protest movement and sects also created a lot of popular journals and texts criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just future. देखिए 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते थे, जाति पर जोरदार कलम चलाए और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदाय ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्रिकाएं और गुट के छापे। फिर आपको देखिए वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, यहाँ पर जो कहा गया क्या कि वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्क्ड एंड लैक्ड द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, बट काशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े के सवाल इन 1938 to show the links between caste and class exploitation. The poems of another Kanpur mill worker who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 to 1955 were brought together and published in a collection called Sachi Kavitaएं by the 1930s decades. Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves. Following the example of Bombay workers, these were sponsored by social reformers who tried to restrict exclusive drinking among them, to bring literacy, and sometimes to propagate the message of nationalism. आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए कारखानों में देखिए यहाँ पर वर्कर्स इन फैक्ट्रीज की बात किया गया है। क्या कारखानों में देखिए यहाँ पर कि कारखानों मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और उन्हें अपने तजुर्बे के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935-1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नाम एक संग्रह में छापा गया। अब बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिनकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो और साक्षरता उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। फिर आपको आगे यहाँ पर दिया गया क्या कि प्रिंट एंड सेंसरशिप की बात आपको यहाँ पर किया गया। प्रिंट एंड सेंसरशिप की बात आपको यहाँ पर प्रिंट और प्रतिबंध की बात यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आगे जो यहाँ पर कहा गया क्या बिफोर द 1798 द colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship. Strangely, its early measures to control printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of particular company officers. The company was worried that such critiques might be used by its critics in England to attack its trade and monopoly in India. ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। देखिए यहाँ पर नहीं था। मज़ेदार बात यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी की इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि
देखिए by the 1820s decades, the Calcutta Supreme Court passed certain regulation to control press freedom, and the company began encouraging publication of newspaper that would celebrate British rule. देखिए in 1835 faced with urgent petition by editors of English and vernacular newspaper, Governor General Bentinck agreed to revise press laws. Thomas Macaulay, a liberal colonial officer, formulated new rules that restored the earlier freedoms. कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए, और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। तो फिर आपको यहाँ आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 the attitude to freedom of press changed, and large Englishmen demanded a clampdown on the native press. As vernacular newspaper became assertively nationalist, the colonial government began debating measures of stringent control. In 1878, the Vernacular Press Act was passed. Modeled on the Irish press laws, it provided the government with extensive right to censor reports and editorials in the vernacular press. From now on, the government kept regular track of the vernacular newspapers published in different provinces. When a report was judged as seditious, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machine confiscated. आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या 1857 के विद्रोह के बाद से प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, त्यों तो औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तहत 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों छपने वाले भाषा अखबार पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रिपोर्ट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। अब यहाँ पर जो कहा गया आपको क्या कि देखिए डिस्पाइट, यहाँ पर आपको नेक्स्ट है, despite repressive measures, nationalist newspapers grew in number in all parts of India. They reported on colonial misrule and encouraged nationalist activities. Attempts to thwart nationalist criticism provoked militant protest. This in turn led to a renewed cycle of persecution and protest. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote such with great sympathy about them in the Kesari. This led to his imprisonment in 1908, provoking in turn widespread protest all over India. लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुषाण की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने के तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, और जिसके परिणाम से भारत भर में व्यापक विरोध हुए। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको निम्नलिखित का कारण बताइएगा। आपको यहाँ पर आंसर क्वेश्चन अभ्यास है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और कुछ यहाँ पर डिस्कस सब भी आपको यहाँ पर ही देखा जाएगा।